स्टूडेंट वेलकम टू आवर चैनल रोहित स्टार स्टडी। मैं रोहित कुमार आज आपको बताने वाला हूँ क्लास 10 गणित के बहुविकल्पीय प्रश्न और लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्न, ये तीनों प्रकार के क्वेश्चनों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करूंगा, जिसमें मैं आपको 10 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको पता चल चुका है कि 27 फरवरी को आपका बोर्ड एग्जाम है, जहां पर 22 फरवरी से चालू है। 27 फरवरी को आपका किस चीज का एग्जाम है? मैथमेटिक्स सेक्शन का है, जो कि गणित सेक्शन का है। तो इसके लिए बेहद जरूरी है कि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानें और उसकी तैयारी करें। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे हम। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि 3,5 माइनस का 3,5 बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी होगी। देखिए आप तो जानते होंगे पहला चीज जो होता है वह एक्स का मान होता है, दूसरा मान किसका होता है? वाई। पर आप ये देखकर माइनस का 3 मार्क मत कर देना, नहीं तो आपकी गलती मानी जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर एक्स अक्ष की दूरी ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले इसको कहाँ पर बैठाना होगा? आपको इस कार्तीय तल में बिठाना होगा, जहाँ पे एक्स तल ये है, एक्स का धनात्मक दिशा और ये आपकी एक्स की ऋणात्मक दिशा है। तो मैं यहाँ पर एक्स ऐसे न लेकर एक्स ऐसे मुझे लेना चाहिए था, ये गड़बड़ी हो गई। तो इसको एक्स हम ऐसे लेंगे। ठीक, एक्स का धनात्मक एक्स का ऋणात्मक, इस प्रकार वाई का धनात्मक है और ये वाई का ऋणात्मक है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी आपको। तो जो अक्ष है ये आपका मूल बिंदु होता है, जिसके निर्देशांक 0,0 होते हैं। कभी कभी ये भी पूछेगा कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, तो 0,0 होते हैं। ठीक, तो आपको ये भी जानकारी रखनी चाहिए कि मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं? 0,0। इसकी एक्स से दूरी, सबसे पहले इसको बिठा लेंगे। एक्स का मान माइनस का 3 है, तो माइनस का 3 कहाँ पे आएगा? 1 2 3, तो माइनस का 3 यहाँ पे होगा कि नहीं? क्लियर मेरी बात? माइनस का 3, क्योंकि इधर माइनस आएगा। और प्लस का 5 वाई का मान प्लस का 5 प्लस ऊपर होगा, तो 1 2 3 4 5, तुम समझ लो कि यहाँ पर तक है। तो यहाँ पर से यहाँ पर तक की दूरी यही तो होगा आपका, यहीं पर आपका बिंदु होगा -3,5। ठीक, ये जो बिंदु दिया गया है यहीं पर तो होगा। अब पूछा जा रहा है इसकी एक्स अक्ष से दूरी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी पूछी जा रही कि एक्स अक्ष यहाँ पर है कि नहीं, यही तो एक्स अक्ष है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी? 1 2 3 4 5, 5 ही तो हो जाएगा ना, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर आपका 5 सही जवाब होगा, ना कि माइनस का 3। ठीक, तो आपको ध्यान में रखना है कि जब एक्स अक्ष का पूछेगा तो वाई को निशान मारेंगे, जब वाई अक्ष का पूछेगा तो एक्स को निशान मारेंगे। पर एक बात का ध्यान रखना, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत था। आपको यहाँ पे प्लस का ही 3 मारना पड़ेगा। ठीक, माइनस का 3 नहीं मारना पड़ेगा। माइनस का चिन्ह ये दिखाता है कि दिशा दूसरी साइड है, दिशा इस समतल से इधर साइड है, बस ये दिखाता माइनस का निशान। तो आपको ये पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा पहला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे को देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हो सकता है आपके लिए। प्रश्न नंबर दूसरा ये कह रहा है, यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर है, मतलब मूल बराबर होने की कंडीशन सबसे पहले ये है कि विवितकर जो होता है वो 0 के बराबर होता है। विवितकर का फार्मूला आपको पता होगा, b² माइनस 4ac बराबर 0 आप कर देंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं रही होगी आपकी। तो m का मान ज्ञात करना वो तो आपको मालूम चल ही जाएगा। तो पर b का मान देखिए, आपका x² प्लस bx प्लस c, इस प्रकार आपका क्या होता है? द्विघात समीकरण का एक मानक रूप होता है। तो a की जगह पर क्या लिखा है? a की जगह पर 3 लिखा है, b की जगह पर -12 लिखा है और c की जगह पर m लिखा है। तो यहाँ पे मान रखेंगे b का मान जो है 12 है, तो -12 का वर्ग करेंगे, माइनस 4 इंटू AC, ए का मान 3 है, सी का मान m है, अब बराबर 0 कर देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। 12 का वर्ग करेंगे या मतलब 12 का 12 में गुणा करेंगे तो 144 आएगा, वो भी किसका? प्लस का, क्योंकि यहाँ पे माइनस जो है वो 2 बार होकर प्लस हो जाएगा। ठीक, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 144 आ जाएगा। और यहाँ पर 4 3 12 कर देंगे, 12 का m में गुणा करेंगे तो 12m हो जाएगा, 12m बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे? 144 को पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ पर माइनस का 12m तो बचेगा, उधर क्या बचेगा? उधर 144 हो जाएगा, वो भी किस चीज का? माइनस का, क्योंकि ये प्लस का 144 था, उधर साइड में कहाँ जाएगा? माइनस में चला जाएगा। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे और m बराबर हो जाएगा 144/12। 144/12 कहाँ से आ गया? क्योंकि ये 12 इसमें गुणे में, इधर साइड में भाग में आ जाएगा,
जोड़ वाली घटाने में जाती है, घटाने वाली गुणे में जाती, घटाने वाली जोड़ में जाती है, और गुणा वाला भाग में, भाग वाला गुणा में, एक दूसरे में आपस में परिवर्तित होते रहते हैं। गुणे में था, भाग में आ गया। 12 का भाग 144 में देंगे तो 12 बार ही जाएगा, क्योंकि 12 का 12 में गुणा करने के बाद 144 आ रहा था। तो यहाँ पर कितना आएगा आंसर आपका? 12 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे को। क्वेश्चन नंबर तीसरा ये कह रहा है युगपत। युगपत का समीकरण का मतलब ये होता है कि दो समीकरण, युग का मतलब होता है जो, दो समीकरण दिए गए हैं जिसका कोई हल नहीं है, मतलब इसमें कोई हल नहीं है। अब कोई हल ना होने की कंडीशन क्या होती है? A1 A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं होता C1 बटे C2 की। यही आपकी कंडीशन होती है जिसमें से क्या हो जाता है, ये चीज इसके बराबर नहीं। तो देखिए A1 का मान तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि A1 का मान 1 है, ठीक। यहाँ पर से A2 का मान यहाँ पर 2 है, ठीक। A1 का मान कितना है? 2 है। A1 का मान कितना है? सॉरी, B1 का मान 2 है और B2 का मान लेमडा है। इतना ही रख देंगे, इसको रखने की कोई जरूरत नहीं है, आप इतना ही रखकर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे कोई हल ना होने की बात की जा रही है, मतलब रेखाएं समांतर है। इसका इसमें गुणा कर दीजिए, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। लेमडा बराबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा कि नहीं? 2 दूना 4, तो लेमडा बराबर 4 ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल तरीके से सही हो जाएगा। तो ये फार्मूले छोटे छोटे आने चाहिए, तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आने चाहिए थे। देखिए डी बराबर 0 आपको आना चाहिए था, इसमें केवल कार्तीय तल में रखना आना चाहिए था, इसमें केवल ये सूत्र आना चाहिए था, तो आपको आसानी से आप इसको हल कर लेंगे। कोई भी बड़े क्वेश्चन नहीं आते जिसमें आपको बहुत ज्यादा सॉल्व करना पड़े। अब यहाँ पे प्रश्न नंबर चौथा क्या है? दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात, मतलब त्रिभुज के जो क्षेत्रफल होता है उसका अनुपात कितना दिया? 16:25। मतलब एक त्रिभुज का अनुपात कितना है? एक त्रिभुज का जो आपका वो होगा क्षेत्रफल होगा 16 होगा, दूसरे त्रिभुज का अनुपात कितना हो, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? 25 होगा। तो उनका अनुपात दिया गया है। तो त्रिभुजों की संगत भुजाओं के अनुपात ज्ञात करने हैं। देखिए जब भी मैं एक क्वेश्चन आपको ये बता दे रहा हूं कि जब आपको क्षेत्रफल दिया जाए, क्षेत्रफल दे दिया जाए और संगत भुजाएं पूछी जाए, तो आप क्षेत्रफल का केवल और केवल अंडर रूट कर देना, आपका जवाब आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लंबाई दे दी जाए, संगत भुजाओं के अनुपात दिया जाए, किसके? संगत भुजाओं का अनुपात दे दिया जाए, भुजाओं का अनुपात दे दिया जाए, जो दिया जाएगा बस उसी हिसाब से कर लेना। देखिए अनुपात दे दिया है, उसको क्या कर देंगे? उसको आप स्क्वायर कर देंगे, ठीक। इसको स्क्वायर करना है, अगर क्षेत्रफल दिया जा रहा है तो क्यूब रूट कर देना है। इसके पीछे कॉन्सेप्ट है, अगर कॉन्सेप्ट भी पता है तो आप वो भी सीख सकते हैं। नहीं समय है आपके पास तो आप ये भी कर सकते हैं कि जब भी आपको दिया जाएगा क्षेत्रफलों का अनुपात, तो आप उसको क्या कर देंगे? अंडर रूट निकाल देंगे। अंडर रूट निकालने का मतलब ये है कि ये इसका रूट कितना हो गया? 4 हो जाएगा, इसका रूट कितना होगा? 5 होगा, क्योंकि 4 का 4 में गुणा करने पर 16 आ जाएगा, 5 का 5 में गुणा करने पर 25 हो जाएगा। अगर यही चीज आपको दी जाता कि आपके लिए दिया जाता कि यहाँ पर जो इनके मतलब संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है, ठीक, 4:9, या आपको इस प्रकार भी दे सकता, कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों सेम बात लिखी है। तो 4:9 है तो संगत भुजाओं का अनुपात है, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? देखो संगत भुजाएं दी गई तो उसका क्या कर देना है? इसका वर्ग कर देना है। इसका क्या करना? वर्ग करेंगे तो 16 आ जाएगा, 9 9 81 आ जाएगा, ठीक। तो आपको जो दिया जाए उसी हिसाब से कर देना। अगर क्षेत्रफल दिया जाए तो रूट निकाल देना, अगर संगत भुजाओं का अनुपात दिया जाए तो आप उसका स्क्वायर कर देना। तो संगत भुजाओं का अनुपात मैंने दिया था यहाँ पर, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? ये होगा। क्लियर मेरी बात? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। तो क्वेश्चन नंबर चौथा आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ। चलिए देख लेते क्वेश्चन नंबर 5वें को। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है? साइन 31 डिग्री का बटे साइन 59 डिग्री कॉस 69 डिग्री, सॉरी कॉस 69 डिग्री, साइन 31 डिग्री और कॉस 69 डिग्री का मान क्या होगा? ये जब भी ऐसे सवाल आए तो आप इसको ऐसे ऐसे काट देना और एक निशान मार देना, और अगर समय आपको बहुत बचाना है तो आपको यही करना होगा। आप इसमें कोई फालतू की चीज मत लगाने लग जाना, आपका जवाब केवल एक ही आएगा। अगर यही चीज मैं आपको बता दूं साइन 31 डिग्री और माइनस साइन कॉस 59 मतलब 59 डिग्री दिखा होता, तो ये माइनस में लिखा होता, इसका मान कितना आता? 0 आता। ये याद कर लेना है। मतलब कभी भी इन दोनों को जोड़ने पर 90 आए। देखिए 31 को जोड़ेंगे और 59 को जोड़ेंगे तो 90 आएगा कि नहीं? तो 90 वाले जब भी आए उनमें चिन्ह माइनस का लगा हो तो 0 आ जाएगा, अगर चिन्ह मतलब बटे का लगा हो, भाग का लगा हो तो 1 आ जाएगा। और कभी ये गुणे में और जोड़ में नहीं आ सकते क्योंकि ये गलत हो जाएगा इस प्रकार, ठीक।
तो क्वेश्चन नंबर 7वां देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7वां ये कह रहा है कि चित्र में जो चित्र दिया गया है यहाँ पर ओ बिंदु पर ओ बिंदुओं को मतलब ओ को बिंदुओं ए तथा बी से देखने पर कोणों की माप ज्ञात कीजिए। देखिए कहने का अर्थ ये है कि अगर ये बिंदु जो दिया है वो अगर यहाँ पर से देखेंगे और या पी पर से देखेंगे तो इनके मतलब जो कोण होंगे यहाँ पर जितने कोण बनेंगे वो क्या कोण होंगे। देखिए पहली बात तो बता दूं, यहाँ से अगर आप इसको देखेंगे यहाँ पर वो बिंदु को यहीं पर तो है, तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो कितना डिग्री बन रहा है? यहाँ पर आपका टोटल कितना डिग्री अवनमन कोण ज्ञात करना है। तो अवनमन कोण तो यहाँ पर 60 डिग्री का बन रहा है, तो यहाँ पर क्या बनेगा? देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 90 डिग्री है ना, सॉरी 45 डिग्री, और ये 90 डिग्री बना हुआ है। तो एक 90 डिग्री हो गया, एक 45 डिग्री, दूसरा भी 45 होना चाहिए था, तभी ये आपका क्या हो पाएगा। जब ये 45 हो जाएगा तो समझ लेना कि आपका जो सही जवाब मिल चुका है। यहाँ पर अगर ये 45 होगा तो इससे क्या देखने को हमें मिलेगा? इसे ये क्या कहेंगे? ओ बिंदु को एपी और ऐसे देखने पर अवनमन कोण, यहाँ से अगर देखेंगे तो अवनमन कोण बनेगा ही, तो ये बिल्कुल सही बात। तो ये 60 ही आपका आएगा। यहाँ पर 45 आ जाएगा, 45 45 90, 90 दूना 90, और 90 में 90 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 180। एक त्रिभुज के अंदर कितने कोण बनते हैं? केवल 180 डिग्री का बनता है। तो यहाँ पर भी आपका 45 होना चाहिए, तो 45 और 60 आपका सही जवाब सी हो जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पर भी अवनमन कोण नीचे का ही बन रहा, तो यहाँ पर जाने के लिए तो ये 60 दिया गया था, पहले ही दिया गया था, ये आपका 45 दिया। तो ये क्वेश्चन आपके 2022 में भी आया था बोर्ड एग्जाम में, 2023 में भी पूछा गया। अभी करेंटली इसमें 2 क्वेश्चन देखने को मिले इस प्रकार के, 2 सेटों में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको पेपर चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, रोहित स्टार स्टडी। क्या लिखेंगे? रोहित स्टार स्टडी। आप वहां पर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको क्या मिल जाएगा? आपकी ये पीडीएफ मिल जाएगी। जो पुराने साल के पेपर हो चुके हैं उन सभी की पीडीएफ आपको वहां पे अवेलेबल करवा दी जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वें को देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7वां है कि यदि tan a प्लस बी बराबर 1 होता है और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 होता है, और ये भी बताया जा रहा है कि a और प्लस b का दोनों को जोड़ देंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री से छोटा रहेगा या तो 0 डिग्री से बड़ा रहेगा। तो a और b के मान ज्ञात करने हैं। बहुत आसान क्वेश्चनों में ये भी एक आसान क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले जो दिया है उसको देखेंगे, दिया क्या है, सॉल्यूशन करेंगे इसका। ये आपका क्या हो जाएंगे? अब आपके लघुत्तरी प्रश्न चालू होंगे। कौन से? लघुत्तरी, अति लघुत्तरी प्रश्न, जो कि आपके 2 मार्क्स या 6 मार्क्स के हो सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपको करना क्या है? tan a प्लस बी जो मान दिया गया है वो कितना दिया गया? 1 दिया गया है। और tan a माइनस बी का मान कितना दिया गया है? a माइनस बी का मान आपका 1/√3 दिया गया है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, a और b का मान ज्ञात करना था। tan में 1 कब होता है? tan 45 डिग्री पर। कब होता है? tan 45 डिग्री पर। ठीक, और tan में 1/√3 कब होता है? tan 30 डिग्री पर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। तो आप देखेंगे इस tan से इस tan को कैंसिल कर देंगे, इस tan से इस tan को कैंसिल कर देंगे, तो बचेगा क्या? a प्लस बी बराबर कितना बचेगा? 45 बचेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। 45 डिग्री पर होता, सॉरी, तो 45 डिग्री, और यहाँ पर कितना? 30 डिग्री पर। डिग्री छोटा निशान बना दूं, चिन्ह बना दूं, तो यहाँ पर a और माइनस बी का मान कितना हो जाएगा? 30 डिग्री होगा, वो भी माइनस 30 डिग्री हो। a माइनस बी का मान कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। अब यहाँ पे इसको समीकरण फर्स्ट मानेंगे, समीकरण सेकंड मानेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर। तो यहाँ पर अगर जोड़ देंगे तो आपको क्या हो जाएगा? इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे भी प्लस रहेगा, यहाँ पे माइनस रहेगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ये दोनों जोड़ के कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा। और ये दोनों आपस में जुड़ के क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे, क्योंकि प्लस में है एक संख्या माइनस में है, इसका मतलब वहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। और इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा? 75 डिग्री हो जाएगा। 35 और आपका 45 और 30 डिग्री मिलके कितना हो गया? 75 डिग्री। तो a बराबर क्या हो जाएगा? 75/2 हो जाएगा। 75 में यदि आप 2 का भाग देते हैं तो आपको क्या होगा? यहाँ पर देख लेते हैं। 75 में कितने भाग देना? 2। 2 3 6 हो जाएगा, आप एक हासिल में लाएंगे, और 2 8 16 हो जाता, तो 2 7 14 हो जाएगा। 2 7 14 आपका हो जाएगा, 14, और एक लाएंगे, 2 1 लाएंगे, और यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, दशमलव लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, 2 5 10 हो जाता है। तो आपका कितना आ जाए? 37 पॉइंट कितना आ जाएगा? 37.5 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं रही होगी। ठीक, अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा? अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? a का मान तो आपका मिल चुका है, तो
तो ए का मान कहाँ पे रख देंगे, समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। ए का मान लिखेंगे, ए का यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ए का मान यदि आप समीकरण फर्स्ट में रखोगे तो क्या होगा, तो ए का मान तो आपको मालूम है, ए प्लस बी आपका समीकरण फर्स्ट है कि नहीं, ए प्लस बी बराबर 45 डिग्री। अब यहाँ पे ए की जगह पर क्या लिखेंगे, 37.5 डिग्री प्लस बी लिखेंगे बराबर 45 डिग्री तो हो जाएगा। अब यहाँ पे बी बराबर क्या होगा, 37.5 डिग्री इधर घटाने में चला जाएगा, इधर जोड़ में था तो 37.5 डिग्री। ठीक, अब यहाँ पे घटा लेंगे हम, अपना जवाब आपका मिल जाएगा। तो यदि यहाँ पे आप घटाते हैं तो क्या हो जाएगा कि इसमें से यदि घटाएंगे तो 45 तो आप ऐसे लिख देंगे, उसमें से क्या घटाएंगे, 37.5 घटाएंगे तो यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे तो इधर से उधार ही लेगा तो ये आपका 10 हो जाएगा। 10 से अगर 5 घटाते तो 5 आ जाएगा और ये बचेगा आपका 4, इधर से उधार ही लेगा तो ये आपका 4 से कितना आ जाएगा, 7 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं रही होगी। और यहाँ पे ये बचेगा आपका 3, 3 से 3 घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपका 0 हो जाएगा। तो 7.5 आपका कौन सा मान आएगा, ये आपका बी का मान आएगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं रही होगी, आप बिल्कुल आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। और आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का था। ठीक, इसमें आपके बोर्ड एग्जाम में। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें को, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री का। तो ये भी आपका त्रिकोणमिति का ही सवाल है, जिसमें से आपको केवल और केवल पाइथागोरस प्रमेय मालूम होगी, तो आप इसको आसानी से कर लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, यहाँ पे दिया है यदि cos 4/5 cos थीटा 4/5 मतलब cos थीटा बराबर 4/5 है तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो यहाँ पर हमें सिंपल सा केवल इसका मान निकालना है। यहाँ पे दिया क्या है, कॉस थीटा बराबर 4/5। कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, ये आपको मालूम होगा। तो यहाँ पे लंब की जरूरत है, तो यहाँ पर देखिए लंब की जरूरत है कॉस थीटा, तो यहाँ पे मान लेता हूँ मैं थीटा। ठीक, अब दिया क्या है, ए बी सी कुछ भी मान लेता हूँ, कोई दिक्कत यहाँ पे बात नहीं है। तो यहाँ पर जो दिया है आपका कर्ण का मान 5 दिया है, कर्ण तो यहीं पर होता है ना, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है। आधार जो आपका यहाँ पर मान लेता हूँ, आधार क्या हो जाएगा, नीचे वाला कितना 4। इस कर्ण का बेस का मतलब आधार का तो मान आ गया, पर लंब का मान चाहिए, तो लंब का मान के लिए आप क्या करेंगे, इसको सूत्र यही तो होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही सूत्र में रख देंगे। तो लंब का वर्ग आपका कितना है, 5 है, 5 का वर्ग करना है, सॉरी कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या है 5 है, 5 का वर्ग करना है। लंब क्या है, लंब आपका नहीं दिया गया, लंब ही तो आपको ज्ञात करना है, इसको स्क्वायर लिखे रहने देंगे। और आधार क्या है, 4 है, 4 का वर्ग कर देंगे। यदि आपको डायरेक्ट फार्मूला याद होगा और वैसे पक्षांतर करने के बाद जो मिलता है उसके जरिए भी आप लगा सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इसको यदि 25 का आप वर्ग करेंगे तो 25 हो जाएगा, 5 का वर्ग करेंगे 25, तो लंब का वर्ग हो जाएगा आपका, ऐसे लिखा रहेगा। और 4 का वर्ग करेंगे 16 आ जाएगा, तो इधर घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, तो ये लंब का वर्ग हो जाएगा। जबकि मुझे पता था कि यहाँ पर केवल आंसर 3 ही आने वाला है, इसका जो लंब का वर्ग होगा ये अंडर रूट में पलटी हो जाएगा, तो 9 अंडर रूट में चला जाएगा, 9 तो अंडर रूट से निकल के 3 बचेगा। ठीक, 9 अंडर रूट से निकल के 3 बचेगा, ये प्लस माइनस 3 होता, पर यहाँ पे हमें केवल प्लस ही लेना है। तो हमारा ज्ञात क्या हो चुका, लंब का मान कितना है, जो आपका कितना दिया गया, 3 आ गया। तो अब हम इसमें निकालेंगे, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। अब आपको पता होगा साइन थीटा का जो मान होता है वो होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान आपका 3 है, कर्ण का मान कितना है आपका 5 है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। और कॉस का मान आपको दिया गया है 4/5, तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो उसको वहीं से निकाल देंगे। प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan का मान क्या होता है, आधार, लंब बटे आधार, तो लंब का मान 3 है, आधार का मान 4 है, इसका वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, इतना दूर तक आप समझ गए होंगे कि स्क्वायर लगा है, क्यों लगा है, क्योंकि इसमें स्क्वायर tan में भी लगा था। तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, 5 का 5 में गुणा करेंगे तो 25 आ जाएगा। इस प्रकार 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आ जाएगा, 4 का वर्ग करेंगे तो 4 6 16 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब 16 और 25 का आप क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करके इनका क्या निकालेंगे, लासा निकालेंगे। लासा निकालेंगे तो 25 चौको 25 छंगम 150 हो जाएगा, 25 एकम 25 हो जाएगा। 25 में यदि आप 15 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 में आप 15 जोड़ देंगे तो 40 हो जाएगा। तो आपका टोटल लासा कितना आएगा, 400 आएगा।
तो आपको इसको निकाल भी लेना, लासा जैसे भी निकलता हो, आपको जानकारी होगी। तो मैं यहाँ पर आपको लासा निकाल कर दे दिया हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 25 का इसमें भाग देंगे तो 16 बार जाएगा। 16 का यदि 12 में गुणा करेंगे तो कितने जाएगा, 16 दूने 32 के 2 और 16 एक कम 16 और एक हासिल आपका जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी 16 दूने 32 होता है, 3 हासिल जोड़ेंगे, 16 एक कम 16, 16 में 3 जोड़ देंगे तो 192 हो जाएगा। प्लस 16 का यदि आप इसमें भाग देते हैं, किसमें, 200 में, 400 में, सॉरी 400 में, तो 25 बार जाएगा। 25 का यदि आप 9 में गुणा करेंगे तो 225 बार जाएगा, मतलब 225 आ जाएगा। तो 25 का पहाड़ा नहीं आता, फिर भी ये तो मतलब आसान होता 25 के पहाड़े में। इसको जोड़ेंगे तो 7 और 5 और 2 इनके साथ हो जाएगा, 9 2 1 9 2 11 होता है, 11 की 1 हो जाएगी और यहाँ पे 2 1 3 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा क्योंकि एक हासिल बचा था वहाँ पे। तो 417/400 हो जाएगा आपका सही जवाब। यहाँ पे आंसर आपका निकल आएगा। इस प्रकार ये भी आपका 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन था। चलिए अब देख लेते हैं और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बड़े मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 2 से अधिक वाले, जो कि 4 मार्क्स के हों या 6 मार्क्स के हों, उनको देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करना है, जहां ए और बी, ए बी एक वृत्त के क्या है, व्यास है, जिसका केंद्र O है वो 2, -3 उसके निर्देशांक है, तथा B के निर्देशांक जो है वो 1, 4 है। तो A के निर्देशांक, देखिए आपको ये ओवरऑल समझ में नहीं आया होगा, तो समझने के लिए आपको यहाँ पे एक त्रिभुज वृत्त बनाना। वृत्त में ये क्या है, व्यास है, यही तो व्यास है। यहाँ तक ये बीच वाला बिंदु है जिसे आप केंद्र कहेंगे, ठीक। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, आपका वृत्त का क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। और उसकी लंबाई आपको दी गई A और B, A और B। बी के निर्देशांक आपको दिए गए हैं 1, 4 है, और आपको ओ के निर्देशांक भी दिए गए हैं। ये ओ क्या है, केंद्र है, केंद्र के निर्देशांक जो 2, -3 इसको मान लेना x, y। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मान लेना है अतः ए के निर्देशांक, अतः बिंदु ए के निर्देशांक क्या होंगे, x, y है। अब देख रहे हैं आपको ये सब कुछ क्या है, निर्देशांक दिए। आपको पता है ये केंद्र जो होता है मध्य बिंदु होता है व्यास का। इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग देने पर केंद्र के निर्देशांक क्या होते हैं, आपको पता है मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको सूत्र मालूम होना चाहिए। मध्य बिंदु को जब भी निर्देशांक ज्ञात करते हैं तो उसका सूत्र होता है x1 + x2/2, जब आप x का मान निकाल रहे हो। y का मान निकालने के लिए आपका सूत्र होता है y बराबर y1 + y2/2। ये आपका सूत्र y के मान निकालने के लिए होता है। तो x का मान आपको दिया गया है, x का मान देखिए आपको दिया गया है कि यहाँ पे ये मध्य बिंदु है कि नहीं, ये मध्य बिंदु के निर्देशांक x और y जो है निकालना है। तो यहाँ पर आपको दिया क्या है, 0, 1, इसको मान लेंगे s1, इसको मान लेंगे y2, x1 मानेंगे, इसको y1 मानेंगे, इसको x2 मानेंगे, इसको y2 मानेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अब देखिए दिया क्या है, देखिए ये दोनों क्या है, इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो हमें ये वाला 2 से भाग देने पर ये प्राप्त होगा। इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे तो ये बिंदु प्राप्त होगा। तो मतलब दिया क्या हो रहा है, ये 0 मान किसका दिया गया है, x का मान 0 दिया गया है। x1 का मान आपको पता है कि x है, x1 का मान कितना है, x है, ठीक। और इसी प्रकार आपको y1 का जो मान है x2 का मान कितना है, 1 है, ठीक। x1 का मान x है, ये आपको पता है। y1 का मान x2 का मान 1 है बटे 2, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं रही होगी। तो अब यहाँ पर भी देख लेते हैं इसी प्रकार y बराबर क्या हो जाएगा, y का मान यहाँ पे -3 दिया गया तो -3 रख लेंगे। अब बराबर y1 का मान कितना है, y1 का मान y है, y1 का मान y है, प्लस y2 का मान कितना है, y2 का मान 4 है, +4/2 कर देंगे, ठीक। अब इसको हल करेंगे तो इस 0 को इधर गुणा में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, 0x + 1, ठीक। एक जो 1 इधर लिखा है उसको घटाने में ले जाएंगे, उधर साइड मतलब प्लस में था, इधर माइनस में आ जाएगा तो माइनस का 1 आ जाएगा x बराबर। अब इसी प्रकार यहाँ पर भी करेंगे, 3 को इधर भाग में था, इधर गुणे में लाएंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, -6 बराबर +4, ठीक, y +4। अब ये 4 को जोड़ में था, इधर घटाने में लाएंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, -6 -4 घटाने में आएगा तो इन दोनों जोड़ के कितने हो जाएंगे, -6 और -4 जोड़ के -10 हो जाएगा। ये आपको जानकारी होनी चाहिए। तो आपके जो ए बिंदु के निर्देशांक है वो क्या हो जाएंगे, -1 और y बराबर -10। तो आपको लिखना है अतः बिंदु
ए के निर्देशांक क्या होंगे, -1 कामा -10 होंगे, क्योंकि x का मान पहले लिखा जाता है, y का मान बाद में लिखा जाता है। ओवरऑल आपको ये समझ में आया कि नहीं? सबसे पहले ये बताइए कि जो भी मैंने दिया था उसको पहले रखा, लिख दिया। अब मुझे पता है कि मध्य बिंदु का निर्देशांक मतलब मध्य बिंदु का निर्देशांक, इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तब ये फार्मूला लगाएंगे, ठीक। पर दिया क्या था, ये तो दिया गया था ना, तो इसके मान ज्ञात करने थे, मतलब x का मान 0 है और y का मान -3 है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये x1 को x मान लिया, y1 को y मान लिया। अब यहाँ पर x2 मान लिया, y2 मान लिया। आपको हल करना था, इस फार्मूले में रख देना था, तो आपको सही जवाब आ जाता। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, -1 -10। तो इस प्रकार ये 9वां क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ, जो कि आपके 4 अंकों में पूछा जाता है क्वेश्चन। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड आप और भी क्वेश्चन लगा सकते हैं, आपकी खुद की NCERT बुक में क्वेश्चन दिए गए हैं, तो उसके जरिए भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये क्वेश्चन आपको खुद की NCERT बुक में मिल जाएंगे। ऐसा क्वेश्चन एक है जो कि आपको सॉल्व करना चाहिए और पूछा भी जाता है बार बार, क्योंकि ये टेक्निकल हो जाता है। क्यों क्या हो जाता है, टेक्निकल हो जाता है। क्वेश्चन टेक्निकल है, टेक्निक लगती है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, एकदम इजी तरीके से नहीं लगाना पड़ता इसको। तो ये आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10वें को देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपको 6 मार्क्स से पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। चलिए अब इसको हल कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है, कहता क्या है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है, मतलब कोई भी भिन्न है वो 1/3 हो जाती है। कब हो जाती है, जब उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाता है। मतलब कोई भिन्न है 1/3 हो जाती है, जब उसके अंश में क्या जोड़ दिया जाता है, 1 जोड़ दिया। मतलब मैं एक मान के लेता हूँ कि 1/3 कैसे हो जाती होगी। मान लिया मैंने एक मतलब अंश में क्या जोड़ दिया जाता है, 6 मान लिया इसको, और इसको 1 मान लिया। यदि इसके अंश में 1 जोड़ दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 जोड़ने पर ये क्या हो जाएगी, 1/3 ही तो हो जाएगी, मतलब 2/6 हो जाएगा। 2/6 को भाग देंगे 1/3 हो जाएगी। मैं आपको ऐसे ही आंसर निकाल के दिखा दूंगा, पहले तो सोच लीजिए। अब यहाँ पे 1 हो जाती है और वह 1/4 हो जाती है, जब उसके हर में 1 घटा दिया जाए। 1/4 कब हो जाएगी, देखिए मैंने तो माना था कि 1/6 होती है। अब हर से 1 घटा देंगे, हर से 1 घटा देंगे तो 1/5 हो जाएगी। तो मेरा ये वाला चीज़ नहीं फिक्स होगा, तो और भी सोचेंगे, हम इसको कर भी सकते हैं, ऐसे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे हम इसकी और बड़ी संख्या मान सकते हैं, 6 के आगे 12 भी ले जा सकते हैं। मतलब आपको इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, यदि आपको ऑप्शन दिए होते तो आप उस ऑप्शन के जरिए भी इसको सॉल्व कर लेते। तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे दिया क्या है, मानेंगे सबसे पहले। माना भिन्न का अंश x तथा हर y है। अंश और हर क्या है, x है, अंश x है, y क्या है, हर है। अंश x और y हर है, हर y है, तो भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न यही तो होती है कि जो अंश होता है उसको लिख देते हैं ऊपर, हर को नीचे लिख देते हैं। पहली कंडीशन यहाँ पे ये कह रहा है कि यदि इसके आप हर से क्या घटा, अंश में 1 जोड़ देंगे ना, तो आपका ये भिन्न किसके बराबर हो जाएगी, 1/3 के। पहली शर्त यही तो है, ये भिन्न है, इसके अंश में मैंने 1 जोड़ दिया, एक बार जोड़ने पर किसके बराबर हो, 1/3 के। अब इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, y को इधर गुणा करवाएंगे और इसका इसमें गुणा करवाएंगे। 3 का इसमें गुणा करेंगे तो 3x और +3 हो जाएगा, y को उधर गुणा करेंगे तो y हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल ओवरऑल इसको मान लेना समीकरण फर्स्ट, ठीक। अब केस नंबर फर्स्ट था, केस नंबर सेकंड से भी एक सवाल ले लेते हैं। ये सवाल बहुत ही आसान तरीके से करवा दूंगा आपको। अब कह रहा है कि यदि इसके हर से 1 घटा दें, हर से x प्लस x/y -1, मतलब हर से 1 घटा दिया गया, तो ये भिन्न क्या हो जाएगी, 1/4 हो गई, ठीक। 1/4 क्यों हो गई, क्योंकि यहाँ पे इसके हर से क्या घटाया गया, 1 घटाया गया। अब इसका इसमें गुणा करना है, इसका इसमें गुणा करें तो 4x, क्या लिखेंगे, 4x, इसका इसमें गुणा करेंगे तो y -1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अब आप क्या कर सकते हैं, इस x का मान समीकरण सेकंड में रख देना, यहाँ पे लिख देना समीकरण सेकंड में y का मान रखने पर, y का मान ही तो रखेंगे। y बराबर कितना दिया गया है यहाँ पर, 3x + 3, ठीक। 3x + 3 दिया गया है, यहाँ पर रख देंगे y का मान यहाँ पर, ठीक। तो 4x बराबर y क्या रखेंगे, y -1 होगा। तो y की जगह पर क्या रखना आपको, y की जगह पर आपको रखना 3x + 3 -1, तो आपका लिखा ही था। तो 3x + 3 y की जगह पर रख देना आपको। अब ये 3x इधर घटाने में जाएगा तो आप जाएगा 1x, ठीक।
4 से 3 एक्स घटेगा तो कितना आ जाएगा 1 एक्स। अब इस 3 से 2 1 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, तो एक्स बराबर आपका कितना वैल्यू प्राप्त हुआ 2 प्राप्त हुआ। एक्स का मान आप समीकरण फर्स्ट में रख देंगे यहाँ पर, तो आपका वाई का मान भी आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में, क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट में एक्स बराबर 2 रखने पर, एक्स बराबर 2 रखने पर आप इसको सवाल हल भी करते, थोड़ा और टाइम लगाते, क्यों लगाते, क्योंकि आप इसको इधर लाते, विलोपन लगाते। अरे प्रतिस्थापन लगा के हल कर लीजिए ना, कोई जरूरी थोड़ी ना कि विलोपन ही आपको नेसेसरी कर दिया, बिल्कुल जरूरी है। मतलब इंपॉर्टेंट है मानता हूँ, पर आपके लिए जहाँ पर कोई भी जरूरी नहीं कहा गया कि नेसेसरी नहीं है कि आपके लिए केवल विलोपन का ही यूज करना है, तो आप इस विधि का भी यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक्स बराबर 2 यहाँ पर रखेंगे समीकरण फर्स्ट में, तो एक्स बराबर 2 यहाँ पे एक्स की जगह पर 2 रखेंगे, प्लस 3 बराबर वाई। ठीक, 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 में 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 9, तो वाई बराबर कितना आ जाएगा आपका 9। तो यहाँ पर क्या कर देना, अतः भिन्न, भिन्न क्या हो जाएगी आपका, भिन्न जो होगी वो एक्स बटे वाई तो होती है, तो एक्स का मान आपका कितना 2 और वाई का मान 9 है, तो 2 बटे 9 आपकी वो भिन्न हो जाएगी, जो कि आपका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका बड़ा हो सकता था, पर मैं इसको बहुत ही शॉर्टकट विधि में आपको सॉल्व करके दिया हूँ। ये 6 अंक में आया गया था, ये 2023 का ही बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, 6 अंक में आया था। आप खुद ही देख रहे होंगे कि ये क्वेश्चन इतना आसान कैसे हो गया। देखिए कैमरा थोड़ा सा उधर हो गया था, मतलब रोटेट कर गया था, तो यहाँ पे मैं उसको रोटेट करने के लिए ऐसे सीधा करने के लिए ऐसे किया हूँ। तो करना 2023 में आया था, ये 6 मार्क्स में। ये क्वेश्चन आपको 6 मार्क्स का लग रहा है, केवल एक ही पेज में, आधे पेज में, इतने पेज में आया है। एक पेज में तो मैंने इतना सॉल्व करवा दिया, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया, इसको भी। एक 6 एक 4, एक क्वेश्चन एक पेज में 10 नंबर का। यदि आप इतना छोटा क्वेश्चन को इतने छोटे मार्क्स, मतलब इतने छोटे विधि से हल कर लेंगे, तो आपका समय बहुत बचेगा, टाइम मैनेजमेंट आपका यहीं से होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मैंने 10 क्वेश्चन के लिए बताया था, 10 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।